भारतीय जनता पार्टी अयोध्या महानगर के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी, अयोध्या की धरती के यहाँ पर बहुत सारे हम सबके जनता के जिनको कहते हैं प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है हमारे लोकप्रिय मेयर उमेश प्रदीप त्रिपाठी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रोजी सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष कमला शंकर पांडे जी, ओम प्रकाश सिंह जी, अवधेश पांडे वादल जी, अभिषेक मिश्रा जी, जिले के हमारे प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, सहकारी बैंक के हमारे चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह ढिल्लों जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय शक्ति सिंह जी, डॉक्टर राकेश भाई त्रिपाठी जी, रोहित सिंह जी, डॉक्टर विमल सिंह जी, शैलेश कोहली जी, अशोक प्रसोधन जी, हमारे राधेश्याम त्यागी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं के यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधि, हमारी माताएं बहनें, आज इस विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस पर इस अयोध्या के प्रांगण में आज इकट्ठे होने का हम सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि शब्द ही ऐसा है जब विभीषिका शब्द जहां जुड़ा होता है, मन के अंदर जो एक भाव है और वो भी जब विभाजन की विभीषिका शब्द जुड़ता है तो मन ही जो है सबसे पहले व्यथित हो जाता है। और दुनिया के इतिहास में किसी भी प्रकार की किसी भी उस देश में घटित हुई घटनाएं, चलन में चलती हुई परंपराएं, जीवन में कार्य करती हुई व्यवस्थाएं और इतिहास के उन पन्नों को संजोती हुई हमारी भूमिकाएं, अगर ये आत्मविस्मृत हो जाता है तो दुनिया में उस देश का कोई भी स्थान अपने आप में समाप्त हो जाता है। जब हम दुनिया के इतिहास की बात करते हैं और भारत के इतिहास की बात करते हैं और भारत में विभाजन की विभीषिका की बात करते हैं तो भारत के उन इतिहास के पन्नों की तरफ भी हमको इधर करके जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो विभीषिका है, ये जो भारत देश का विभाजन है, जब हम 1947 में आजादी के सपनों को इस जीवन की गाथा में हर प्रत्येक नागरिक अपने जीवन को उसके साथ में जोड़ करके वर्षों से रखा था, लेकिन वो क्या कालखंड, कुछ समय में ही देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि हम आजादी के जश्न की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको रात में ही जो है समाचार प्राप्त होता है कि ये देश दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और विभाजित ही नहीं, ये जो भारत की ऐसी घटना जो दुनिया के इतिहास के पन्नों में आपको कहीं भी अंकित नहीं मिलेगी, भारत का एक दुर्भाग्य है कि देश जब आजादी के जश्न में अपने को तैयार कर रहा था तो वहीं पर करोड़ों परिवारों के जीवन की गाथा कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाती है, उनकी अस्मिता को समाप्त होना पड़ता है। ऐसे कालखंड के वातावरण में
अपने अपनों को खोया है और अपने लोगों को अपने सामने मिटते हुए देखा है। और देश की आजादी के बाद भी लोगों ने इसको, जितना घटनाएं घटित हुई, उस घटनाओं को इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं छुपाया गया। और हमने जैसे कहा कि वो समाज, वो राष्ट्र, वो व्यक्ति तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी स्मृतियां उसके जीवन के अंतः पटल पर हर समय हिलोरे मारती रहती है, उसको याद कराती रहती है कि आपके जीवन में, आपके देश में, आपके पुरखों में, आपके परिवार में इस प्रकार के सामाजिक वातावरण में आपको जीने का, आपको जो है रहने का एक जीवन के कालखंड को बिताने का भी क्षण आपने देखा है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां उसको आज विस्मृत कर दी गई थी। लेकिन देश की आजादी के बाद ऐसे भी कालखंड आते हैं कि इस विभाजन की विभीषिका के दिवस के विषय में, जब देश की आजादी प्राप्त हो जाती है तो उन लोगों ने जिन्होंने इस देश को गढ़ने और संभालने का जिम्मा जिनके हाथ में आया, उन्होंने इस कालखंड की घटनाओं को आत्मविस्मृत समाज बनाने की जो चेष्टा किया, ये सबसे बड़ा पाप लोगों का। दुनिया के इतिहास में इतने बड़े मानव का नरसंहार नहीं हुआ और दुनिया में इतने बड़े किसी भी देश में माताओं बहनों का बलात्कार नहीं हुआ था, जो हमको जो है आजादी के एक दिन पहले इस घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने का जो परिवार की चर्चा कर रहे थे, जिनके जीवन में जो है ऐसी घटनाएं अपने आंखों के सामने जो है दिखी है, वो आंखें कैसे उस समय रही होंगी, ये कल्पना कोई नहीं कर सकता। परिवार के सामने ही उनकी बेटियों और बहनों का बलात्कार होते हुए देखना और उनके सामने उनके बच्चों का कत्ल कर देना, ये कैसे भयावह स्थितियां इस देश के अंदर लोगों ने हमारे झेला है। और हमको हमारे इतिहास में ये पढ़ाने से जो है दूर कर दिया गया। ये पाप किया गया भारत की जनता के साथ में, देश की जनता के सामने। इस इतिहास को देश की आजादी के बाद से ही, उसी दिन से ही लाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ के चलते, कुछ लोगों के अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को आने वाले समाज के इतिहास के पटल पर स्थापित करने के लिए हमारे से इतने बड़े इतिहास को छिपाया गया। हम सब अपने घर में जन्म लेते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो दादा दादी नानी बुआ मौसी के साथ में अपने पूर्वजों के इतिहास को जो है उसी दिन से पढ़ना शुरू करता है जब बच्चा गोद में होता है। वो स्पष्ट शब्दों में कुछ बोलना आता नहीं है, लेकिन उसके जीवन में इतिहास पहले पढ़ाया जाता है। और भारत की महान परंपरा रही है कि अगर माँ के गर्भ में भी अगर बच्चा पल रहा होता है तो उसको जो है अभिमन्यु के रूप में भारत का इतिहास पढ़ा दिया जाता है। ऐसे महान भारत की परंपरा में वाले लोग थे, उसको देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने समाप्त करने का काम किया है। साथियों, इतना ही नहीं, जिस 1947 में हम विभाजन की स्थितियों में जाने के लिए मजबूर हुए, इसके पहले भी भारत के टुकड़े करने के लिए लोगों ने प्रयास किया था। 1905 में बंगाल के विभाजन को धर्म के आधार पर बंगाल की धरती को बांटने का एक षड्यंत्र अंग्रेजों के समय भी जो
प्रारंभ हुआ था। लेकिन भारत देश की जनता, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग वो इतने तरह से जो है उसका विरोध किए कि 1911 में जो है उसको वापस लेना पड़ा। और क्या ऐसा कालखंड, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बीती कि जिस 1911 के बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ता है और उसके बाद देश की आजादी प्राप्त होने के समय ही भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये कौन सी ऐसी मजबूरी जो है 35-36 सालों में आ जाती है? यह एक प्रश्न है, समाज को इसको सोचना चाहिए कि जब हमने बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था तो देश की जब आजादी प्राप्त होने की अगले दिन की खबर तय हो गई थी तो हम एक दिन पहले भारत का जो है विभाजन स्वीकार कर दिए। और इतना ही नहीं, हमने भारत का तो विभाजन स्वीकार किया, करोड़ों परिवारों को जो है मौत के मुंह में जो है नरसंहार जिसको हम कह सकते हैं। दुनिया के इतिहास में इतने सारे युद्ध लड़े गए, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, जितने युद्धों में लोग मारे नहीं गए होंगे उससे ज्यादा कहीं इस विभाजन की विभीषिका में लोग समाप्त कर दिए गए थे। उनकी स्मृतियों को कांग्रेस की सरकार ने भुलाने का काम किया। हमको याद करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता संग्राम की ये जो लड़ाई थी, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लड़ाई थी। इस यात्रा में अनेकों लोगों ने अपने परिवार से निकल करके देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और उस देश की आजादी के लिए उन वीरों को स्मृति में लाना तो छोड़ दीजिए, उनके सपनों को, उनके जीवन को, उनको इतिहास के पन्नों से भी जो है गायब कर दिया जाता है। ऐसा भी हमने एक समाज के अंदर जो है राजनीतिक सत्ता के अंदर देखा है। लेकिन मैं समाज के यहाँ आए हुए लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या ये विभाजन की विभीषिका को हमको जानने की आवश्यकता है कि नहीं? इसके पहले भी हमको जो है जानने की ओर जानना चाहिए कि देश का कालखंड, यानी जब भारत की हमारी संस्कृति, जब हम प्राचीन कालखंड, हमने इतिहास के पढ़े, जब देश की आजादी प्राप्त हो रही थी, देश की शिखर पर देश की आजादी प्राप्त होने के बाद वो घटनाएं घट गई, देश बढ़ गया। लेकिन देश बढ़ने के बाद भी क्या जो लोग थे शेष बचे हुए, उनके जीवन का संरक्षण होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देश बढ़ने के बाद भी जो लोग देश की सीमाओं के इस पार उस पार, उनकी क्या गलती थी? वो तो देश की आजादी के लिए वर्षों वर्ष लड़ते चले और रात में जब वो सो रहे थे, सुबह उठे तो कहे आप पाकिस्तान में हो। सुबह उनका सूरज की वो रोशनी देखते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप नए देश पाकिस्तान में जो है सूरज की रोशनी ले रहे हैं। लेकिन उनकी स्मृतियों को भी देश की आजादी के बाद कम से कम इतनी सरकारें जिस प्रकार के लोग सत्ता पर बैठे, उनका दायित्व बनता था कि शेष जो बचे हुए लोग थे उनके जीवन का संरक्षण कैसे हो सकता है, वो कैसे सुरक्षित भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो कौन छूट गए, उनकी खोज हो सकती थी। लेकिन सत्ता की ऐसी लोलुपता थी, ऐसे लोग, ऐसे परिवार के लोगों के हाथ में सत्ता थी कि जो भारत के इतिहास को कभी जानते ही नहीं। अरे भारत का इतिहास अगर पढ़े होते तो भारत के इतिहास में उन लोगों ने जिन्होंने जो है इस्लाम के नाम पर देश का विभाजन किया, देश एक बंटवारा किया, उनके इतिहास को अगर पढ़े होते तो देश की जो है संस्कृति को जानने वाले वो लोग नहीं थे। अगर वो जाने होते तो देश पर आए हुए आक्रांताओं के जीवन को जानते होते। ये लोग कौन हैं? ये कैसे लोग हैं? इस देश पर कितने आघात लोगों ने झेला है। हमने जो है
चाहे फारस का आक्रमण हो, उन लोगों ने भारत पर आकर के जो है आक्रमण किया। वो सिकंदर आया, वो सेल्यूकस आया, वो हमारे ग्रीक वालों ने आक्रमण किया भारत पर। वो हूण आए, शक आए, कुषाण आए, मोहम्मद गोरी आया, महमूद गजनवी आया, तैमूर आया, बाबर आया, अकबर आया, नादिर शाह आए, शाहजहां आया, हुमायूं आया। इन सबके इतिहास को इस देश की आजादी के बाद सत्ता पर बैठे हुए जो नेहरू की अहंकार की एक दास्ता थी, इन आक्रमणकारियों के इतिहास को कभी उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने जो है पढ़ा नहीं था। ये लोग जब आए थे तब भारत की इस महान संस्कृति को कैसे उन्होंने नष्ट करने का बीड़ा उठाया था। देश के अंदर जब इस्लामिक आतंकवाद, जब इस्लामिक आक्रमणकारी भारत देश के अंदर आए थे तो इस देश की बहन बेटियों का कत्लेआम, नरसंहार देश की आजादी के हजारों साल पहले उन्होंने कर करके जो है दिखाया था। उनके इतिहास में उन्होंने नहीं पढ़ा। क्या उनके इतिहास में उनको सोचना चाहिए था कि नहीं सोचना चाहिए था? उस इतिहास को, यानी जब भारत के इतिहास को जाने का व्यक्ति नहीं, अगर जानता नहीं थे, अगर वो जानते नहीं थे तो देश पर उनको शासन करने का अधिकार नहीं था। अगर वो जानते थे तो देश की स्मृतियों को वो भुला कैसे दिए? देश उनको कभी आने वाली उनकी पीढ़ियों को कभी माफ नहीं करने वाला है। और भारत की धरती पर ऐसे आक्रांता लोग आए, इस भारत की महान परंपरा को, इस भारत की जो है महान संस्कृति को इन मुस्लिम आक्रांताओं ने पहले भी आए तो भारत के सबसे पहले हमारे जो ज्ञान के केंद्र थे, जो हमारे विद्या के केंद्र थे, तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उन सारे इंस्टीट्यूशन को समाप्त करने का काम किया था। उस इतिहास से इनको सीखना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? उनका रक्त रंजित इतिहास था, 1 साल का नहीं था, 10 साल का नहीं था, 100 साल का नहीं था, ऐसे हजारों साल का इतिहास इस इस्लामिक आतंकवाद का था, आक्रमणकारियों का। उस इतिहास के पन्नों से सीखे होते तो भारत की संस्कृति को उन्होंने नष्ट किया, और उस भारत की संस्कृति को नष्ट किया तो उनसे हम कुछ सबक सीखे होते कि उनका इतिहास कैसा है, वो सोचते कैसे हैं। भारत के अंदर ऐसी कोई परंपराएं नहीं थी। उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ में पहले भी जो है गलत काम कर चुके, उनको अपमान की जिंदगी उन्होंने पहले भी जो है दिया था, उनके वस्त्र उन्होंने पहले भी उतारे थे, उनके सर उन्होंने पहले भी जो है काटे हुए थे। उस इतिहास के पन्नों से हमने क्या सीखा बेटा? भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया। भारत में हमारी घूंघट की प्रथा नहीं होती थी, देश में बहन बेटियों का इतिहास था। वो कंधे से कंधा मिला करके इस भारत की महान प्रगति के समय अपने को जो है खड़ा करके रखती थी, चाहे वो जो है वैदिक काल का समय था, चाहे वो राजा जनक के दरबार की घटनाएं थी, चाहे वो महाभारत के कालखंड की घटनाएं थी। उस इतिहास के पन्नों से हम लड़ते रहे हैं, और उस इतिहास के पन्नों को भी हमने सीखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं। अगर हमने पढ़ा और सीखा था तो हमने देश की आजादी के बाद उसको भुलाने का कैसे काम किया? और ये स्मृतियां हमको जो है याद दिलाती है कि हमको जो है हर व्यक्तित्व को कि अपने इतिहास के पन्नों से अपने जीवन को, अपने राष्ट्र जीवन को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। ये इस्लामिक आतंकवाद जो उनका आक्रमणकारी थे, जो हजारों साल का उनका इतिहास था, उससे हमको जो है सीखने की आवश्यकता। और देश की जब दूसरा हमारे पास में एक प्रकार के, ये एक प्रकार का आक्रमण था, इसके पहले भी जो आक्रमण था, यानी भारत में हूण, शक, कुषाण, चंगेज, पठान, ये सब उस समय के जो आक्रमण थे भारत में आए और यहीं पर जो है नष्ट होकर के विलुप्त हो गए।
और दूसरा जो आक्रमण था वो इस्लामिक आतंकवाद का था, जो हमारे जो है 712 के बाद सारी स्थितियों के अंदर पैदा हुए। वो सब लोग आए तो हमारे देश के अंदर जो है, क्योंकि भारत की ऐसी महान परंपरा थी, भारत की महान परंपरा में देवगति के विषय में कभी पढ़े तो उन्होंने लिखा हुआ था कि भारत में तो ऐसी स्थितियां थी कि भारत का ये जो समाज है, इस देश का समाज एक ऐसा है कि हमारे यहाँ घर में जो ओपनिंग होती है ना, महिलाएं जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले रख करके उसको कूट पीस करके अलग प्रकार का ऐसा पाउडर बना देती है कि जिसको अचार में डालो, सब्जी में डालो, खाने में डालो, दाल में डालो, कहीं भी डालो, सब जगह स्वाद की भावनाएं आ जाती है। ऐसा मिक्सअप करने की भारत की अद्भुत समाज की क्षमता थी, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमणकारी आए और भारत में ही आकर के समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, कहीं वो दिखे नहीं, पता नहीं चला। ऐसे भारत की महान परंपराएं थी, लेकिन उन महान परंपराओं में ये इस्लामिक जब एक आतंकवाद की परंपराएं आई तो भारत के जो है इस शोषण को खत्म कर दिया। भारत की जो ज्ञान की परंपराएं थी उसको समाप्त किया। इन उनको लगा कि हम जो है भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाना है, भारत को लंबे समय तक हमको जो है करना है, तो हमको जो है ज्ञान की परंपराओं को नष्ट किया उन्होंने। और जब देश के अंदर जो है अंग्रेज आए, जब एक तीसरे प्रकार के जो है व्यक्तित्व आए इस देश के अंदर, तो उन्होंने भारत के अंदर एक विस्तृत समाज की जो है कल्पना किया। उन्होंने दुनिया में घूमा, दुनिया के देशों में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में गए, ये अंग्रेज जो है कई देशों में गए, वो अफ्रीका में गए, वो जो है ऑस्ट्रेलिया में गए, सब जगह लोगों को गुलाम बनाया, नरसंहार किया और सब लोगों ने जो है उनके साथ में घुटने देके जब भारत में वो आए तो भारत की महान परंपराओं को देख करके उनको लगा कि जैसे हमने जो है भारत के दुनिया के देशों में जाकर के आक्रमण किया और वहां पर राज करने की परंपरा बनाई, भारत में तो वैसा हम नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो उन्होंने भारत में एक ऐसी पॉलिसी का उन्होंने निर्माण किया कि जो भारत का समाज है इसको आत्मविस्मृत कैसे समाज बनाया जा सके, उस आत्मविस्मृत समाज की तरफ ले जाने की उनकी योजना 200 सालों में, उन 200 सालों में हमारे जो भारत की महान संस्कृति थी उसको उन्होंने जो है लोगों के बीच में वो जान पाए, वो पढ़ ना पाए भारत की संस्कृति को, भारत की किस्से और कहानियों को, तो आत्मविस्मृत समाज बनाने की कल्पना की तरफ वो भारत को ले गए। और भारत से ऐसे हमारे लोगों में यहाँ से दुनिया के जैसे प्रथम विश्व था, द्वितीय विश्व था, सब जगह भारत से मजदूरों को ले जाकर के वो ब्रिटिशिया मजदूर भारत के लोग गए, कोई जो है सूरीनाम में गया, कोई टोबैको में गया, कोई जो है मॉरिशस में गया, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में गए, लेकिन भारत का ऐसा समाज था कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोगों में भी जाकर के भी अपना स्थान बनाने की जो है स्थितियों में भारत का व्यक्ति था और जाकर के वहाँ पर आज भारत की एक अलग पहचान में जो है वो गिने जाते हैं। वो मजदूर बन के गए थे, आज वो राज कर रहे हैं। वो क्या कारण था कि जो भारत का निकला हुआ व्यक्ति दुनिया के देशों में मजदूर के रूप में ले गया था और वो आज जो है वहां पर राज करने की स्थिति में आया। और सदियों से जो भारत देश के अंदर जो है एक हमारी महान परंपरा थी, उन अंग्रेजों की गुलामी में आत्मविस्मृत समाज जो है बन गया। ये हमारे व्यक्तित्व को सोचने की आवश्यकता थी। तो देश की आजादी के बाद जो सत्ता पर बैठे हुए जो लोग थे, ये उनका दायित्व था कि इस भारत की महान परंपरा को देश की आजादी मिलने के बाद स्वाधीनता आंदोलन था, हम स्वाधीन तो हो गए, हमको जो है स्वाधीनता मिली, लेकिन उस स्वाधीनता में जो दो शब्द था वो स्व था, वो समाप्त हो गया। हम अधीन हो गए किसी के, हम उनकी एजुकेशन के अधीन हो गए, हम उनकी परंपराओं के अधीन हो गए, लेकिन भारत के व्यक्तित्व के अंदर जो स्व था वो समाप्त हो गया। इस देश की सत्ता पर बैठे हुए कांग्रेस के लोग भारत को आत्मविस्मृत समाज बना गए, लेकिन ये
कालखंड में जो है देश की आजादी के बाद जब भारत की उन महान महान परंपराओं को हम याद करते हैं, हमको कहते थे भैया की हम नए राष्ट्र में हमारे निर्माण हो रहा है, नेहरू पढ़ाते थे, नेहरू बोलते थे। अरे भारत सदियों सदियों से पुरातन प्राचीन राष्ट्र है। इस भारत की महान कल्पना भागीरथ ने किया, भरत ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। उन सब लोगों के ऐसे जो है महान वाणी को इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोग भुला दिए। और वो जब उस चीज को भुला दिए, लेकिन भारत की एक ऐसी जो है महान परंपरा में हमेशा ये परंपराएं रही है कि कभी भी देश के अंदर कोई भी संकट आया है तो उस संकट से निकलने के लिए कोई व्यक्ति इस भारत की धरा पर जन्म लिया। ये अयोध्या के आप सब लोग हैं, हम भी अवध के वासी हैं। यहाँ पर सालों का कई सौ वर्षों का इतिहास रहा है कि आक्रांता इस धरती पर आए और यहाँ के लोगों ने उनसे दो हाथ किया। उस महान परंपरा से जीवित रखने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी भारत की महान परंपरा को सैकड़ों हजारों साल जीवित करके रखा। उसी महान परंपरा की देन है कि आज अयोध्या में आपकी महान परंपरा के कारण भारत की सनातन संस्कृति का झंडा भगवान राम के माध्यम से जो है दुनिया में लहरा रहा है। भारत की महान परंपरा है तो अयोध्या के वासियों को सीखने की आवश्यकता है। इस इतिहास को कांग्रेस के लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या? वो अयोध्या के लोगों को नहीं जानते थे क्या? वो अयोध्या के सूरवीरों को कभी जानते नहीं थे, उनको पढ़ा नहीं था क्या? या अयोध्या की धरती पर कभी आए नहीं थे? अरे उन्होंने तो पढ़ा था, हैदराबाद में इतिहास पढ़ा। तो क्या जानेंगे वो अयोध्या का इतिहास क्या है? अयोध्या के सूरवीरों में उनके ताकत क्या है? उस इतिहास को कभी कोई किसी ने पढ़ा था क्या? ये भारत की ऐसी शक्ति है कि इस महान परंपरा में हम लोग जीवित कैसे सदियों साल दुनिया के देशों की हस्तियां मिट गई, लेकिन भारत हजारों साल संघर्ष करने के बाद भी आज जो है महान परंपरा को लेकर के जीवित है। वो कौन सी ऐसी बात है? तो बात कैसी है कि हमारे जो एक गांव में भी हमारा जो बैठने हुआ जो हमारा देश था, लोग जो है लोग कहते हैं कि भारत की कल्पना, भारत को जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हुआ जो देश था, यहाँ पर अनेक प्रकार के राजा थे, अनेक प्रकार के देश थे। ऐसा नहीं था, यहाँ राज्य जो है अलग अलग प्रकार के देश के अंदर थे, लेकिन नेशन का भाव एक था, भारत राष्ट्र एक था। ऐसी हमारी महान परंपराएं थी। दुनिया के जो है देशों में अनेक राज्य थे, वही उनके राष्ट्र होते थे, लेकिन भारत में अनेकों सैकड़ों राज्य होने के बाद भी राष्ट्र एक था, राष्ट्र की भावना एक थी, राष्ट्र की संस्कृति एक थी। आप किसी भी भारत के कोने में जाते थे तो विवाह की परंपरा वही थी, जो मंत्र वहां बोले जाते थे, उनकी भाषा अलग थी, लेकिन मंत्र वही थे, वेद की ऋचाएं वही थी, पुराणों की कहानियां वही थी, महाभारत की दास्तान वही थी, रामायण की चौपाई वही थी। भाषा अलग हो सकती है, बोली अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की भावना पूरे देश के अंदर दुनिया में कहीं महान एक थी तो उसका नाम भारत है, उसका नाम भारतवर्ष है। और हम इसलिए जो है कहते थे माता भूमि, हम इस भूमि को मां मानते थे और आज भी हमारी महान परंपरा है, इसलिए हम कहते थे कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। हम जो है दुनिया को जो है एक भाव देते थे, उस महान भाव को देश की आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। हमारे इतिहास को, हमारे अंदर जो स्व का भाव था, जो हमारे अंदर स्वाभिमान था, उसको जो है आत्मविस्मृत कर दिया कि हम हैं क्या,
हम लोग क्या हैं? हम भूल गए कि हमारी महान परंपराएं क्या थी। आज जब अगर काशी जाते रहे होंगे तो काशी में अगर एक दूसरे राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, लेकिन काशी के घाट पर जब आते थे तो एक ही घाट पर जो है बैठ करके वहां पर जो है गंगा के पूजन करते थे। वो आपस में युद्ध करते थे, एक दूसरे का राज्य जीतते थे। उसके बाद भी महान संस्कृति की रक्षा करने की जब बात आती थी तो एक ही घाट आप जाएंगे तो कहीं मणिकर्णिका घाट मिलेगा, कहीं मानसिंह घाट मिलेगा, कहीं अहिल्याबाई होलकर घाट मिलेगा। ये दुनिया में महान परंपराएं नहीं है, ये भारत हजारों हजार की जो है परंपरा को लेकर के चला था और हजारों हजार की परंपरा को आज लेकर के जो है आपको जो है आज आपके सामने खड़ा हुआ हमारी परंपराओं को विस्मृत कर दिया गया। और देश की आजादी की सत्ता पर बैठा हुआ जो पार्टी थी उसने भारत के इतिहास को समाप्त करने का काम किया। हमको गुलामी में जीने का एक परिवार के लोगों ने 65 सालों तक गुलामी की दास्ता में जो है जीवित रखा। साथियों, आप सबके जो है कार्य से, आपके जो है सहयोग से इस देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का जो हम 1952 से लेकर के चले थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश से जब बंगाल विभाजन की बात आई थी, कांग्रेस ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजनीति के चक्कर में नहीं, देश एक रहना चाहिए, राजनीति तो बाद में हो जाएगी, लेकिन देश की आन बान के लिए, भारत के लिए अगर कोई भी आजाद भारत में भारत की एकता और अखंडता के लिए महर्षि दधीचि की परंपरा को अगर जीवित व्यक्ति ने आजाद भारत में अपने आप को समाप्त किया है तो उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। हम ऐसी महान भारत परंपरा के लोग, हम उसमें जीने वाले लोग। और आज इन स्मृतियों को जिसको कांग्रेस की सरकार ने भुला दिया था, नरेंद्र मोदी जब इस देश की सत्ता पर बैठते हैं साथियों, तो भारत के अंदर स्मृति का जो लोभ था उसको जो है पुनर्जागरण का उन्होंने बीड़ा उठाया। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये महान परंपरा है। अहिल्याबाई होलकर के भी हमने जो है 3वीं शताब्दी मना रहे थे तो उनके विषय में हमने सोचा था मध्य प्रदेश की ग्वालियर की राजा राजघराने की, और वो आकर के वाराणसी में, केदारनाथ में, देश के भिन्न भिन्न कोनों में जाकर के जो है अयोध्या में हर जगह उन्होंने जो है स्थापना मंदिर बनाने का काम किया, संस्कृति को एक करने का काम मध्य प्रदेश की। क्यों? क्योंकि भारत एक और उस महान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो उसका नाम है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और साथियों, आपने देखा होगा जो हमारा हजारों साल की आत्मविस्मृत समाज को एक स्मृति में जो हमारा स्मृति लोप हो गया था उसको पुनः उन्होंने समाज के पटल पर रखने का काम किया। और इन 11 सालों में हम इस भारत विभाजन की विभीषिका को जिसको पूरा देश भुला दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, भारत की जो है विभाजन विभीषिका को स्मृति दिवस में पूरे देश के अंदर मनाने का हम काम करेंगे। और हमने जो है इस संकल्प को आज पूरे देश के धरती के अंदर लागू किया। क्यों? क्योंकि इतना ही नहीं, हम इतिहास के पन्नों से हम सीखते हैं, हम आक्रांताओं के इतिहास को भी देखें, पढ़े, पिछले हजार साल की जो परंपरा थी उस परंपरा को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हम अगर जो है अयोध्या का भव्य मंदिर बन रहा है तो वाराणसी का जो है काशी का कॉरिडोर भी बन रहा है। हम जो है शिवलोक भी जो है वहां पर तैयार हो रहा है। और हम विकास की गाथा को जो भारत के अंदर था दुनिया में सबसे बड़े ऊंचे पुल का निर्माण कर रहे हैं तो भी भारत का नाम जुड़ता है। हम उस तरफ महान परंपराओं की तरफ जा रहे हैं। भारत के अंदर जो समाज, जो एक जागृत समाज था, जो इस देश को दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाला समाज था, उस समाज की स्थापना करने के लिए हम एक बार पुनः उसकी तरफ चल चुके हैं। तो ये आज देश हमारा आगे जो है जा रहा है। हमको सोचना पड़ेगा, हम 1960 और 70 के 80 के दशक की बेचारगी के बीच में जीने वाला भारत नहीं है।
70 की दशक के बेतालगी में उस समय का भारत नहीं है। आज ये वो भारत है, ये वो भारत है जब दुनिया के देशों के सामने जाकर के अनाज के लिए हाथ फैला करके जो है खड़ा रह करके भीख मांगता था कटोरा लेकर के, वो भारत नहीं है। आज दुनिया में ही नहीं, आज भारत में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने वाला भारत तो बड़ा है, दुनिया के 110 देशों को अनाज देने वाला भारत बन गया है। हम ऐसे भारत की महान परंपरा में ये भारत हमारा बन गया, ये हमको जानना पड़ेगा। हम वो भारत नहीं है कि हम दुनिया के देशों में जाकर के दवाइयों के लिए जो है भीख मांगते थे कि हमको टीका दे दो, हमको दवाई दे दो, इंजेक्शन दे दो। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारत बना है कि जिस समय आचार्य सुश्रुत हमारे जनक महान परंपरा के व्यक्तित्व थे, दुनिया में आयुर्वेद को देने वाले लोग थे, दुनिया भारत से जो है चिकित्सा पद्धति लेती थी और कुछ कालखंडों में हमारा देश जो है समाप्त हो गया था। आज हम वो भारत हो गए हैं कि कोविड के जैसे बड़े झटकों से दुनिया में त्राहिमाम मच गया था, लेकिन भारत कोविड के झटकों को झेलने वाला भी भारत बन गया। और इजराइल साथियों, हम दुनिया के देशों से दवाइयां खरीदते थे और दुनिया के देशों से आज हमने जो है 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने वाला भारत को बना। दुनिया के 150 देशों में हमें वैक्सीनेशन भेजने वाला भी भारत बना। हम ऐसे भारत की कल्पना है। हमको ये जानने की आवश्यकता है कि आज हम भारत जो है किस दिशा में जा रहा है। जो हम दसियों हजार साल पहले की हमारी परंपराएं थी, वो परंपराएं आज पुनः इन 10, 11, 15 साल में आगे बढ़ रही है। आज हम वो बेचारगी वाला भारत नहीं है, आज हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। आज दुनिया में जो है पहले देश का भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाता था तो अंतिम पायदान में जो है खड़ा रहता था। आज भारत का प्रधानमंत्री का किसी देश में जाता है तो जहां पर वो खड़ा होता है वहीं से लाइन प्रारंभ होती है। ऐसा भारत बन गया। इस भारत की कल्पना हम करते थे। ये आज वो भारत नहीं है कि जब चाहते थे दुनिया का कोई देश का व्यक्ति आता था, भारत के अंदर बम फोड़ करके चला जाता था। आज वो भारत नहीं है। आज ऐसा भारत है कि आप इधर से गोली फेंकोगे तो आपके घर में गोला फेंकने के साथ रखने वाला भारत हो गया। आज हम उस भारत की कल्पना में है, ये गर्व करने की आवश्यकता है। आज हम ऐसे भारत की कल्पना में है कि पहले हम जो है घर से निकल करके जाते थे तो चलने के लिए रास्ते नहीं होते थे। आज ऐसा भारत बन गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क बनाने वाला भारत बन गया है। हम ऐसी भारत की कल्पना नहीं की। हमारी ऐसे भारत की कल्पना थी कि जहां पर शिक्षा का कोई नामो निशान समाप्त हो गया था, हमारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए गए थे। आज जो है देश के अंदर हमारा 98% यानी जो हमारा युवा है आज जो है शिक्षा की तरफ जो है अपने को पढ़ लिख करके नहीं, आज ऐसा भारत बन गया है कि भारत में बढ़ता है तो दुनिया के अगर भारत में है तो सबसे टॉप पर भारत का व्यक्ति है। अगर दुनिया के देश में अगर जाता है तो किसी देश का सीईओ होगा तो वो भी भारतीय होगा, किसी देश का सबसे बड़ा डॉक्टर होगा तो वो भी भारतीय होगा। आज दुनिया में अगर जो है कोई नर्स भी भारत की होगी तो दुनिया में शीर्ष स्थान पे होगी। आज दुनिया में चिकित्सा पद्धति में अगर नर्सों की आवश्यकता है तो भारत की बेटियों की जरूरत महसूस होती है। ये ऐसा वाला भारत बन गया। हम ऐसे भारत की कल्पना है, हम घूंघट में रहने वाला भारत नहीं है। अब ऐसा भारत है कि देश की बेटियां साइकिल नहीं, पैदल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, फाइटर जेट से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाला भारत बन गया है। हम ऐसे भारत की कल्पना करने वाले। भारत की परंपराएं आज बढ़ी हुई है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके अंदर जो आत्मगौरव का बोध है, उस आत्मगौरव को बोध को आत्मविस्मृति वाले जो बोध थे उसको समाप्त करके जो भारत की महान परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है,
जो देश की परंपराएं हैं, देश की घटनाएं हैं, देश के इतिहास है, उन सबको पढ़ने की और जानने की आज आवश्यकता है। जब देश का व्यक्ति इस इतिहास के पन्नों को याद रखेगा, इतिहास के पन्नों को पढ़ेगा, तो उसको अपने जीवन में भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति, भारत के विषय में कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनोसधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजितस्य तत्र दुर्लभः। भारत में कोई भी ऐसा वनस्पति नहीं है कि जिसके अंदर कोई औषधि तैयार होती हो, और भारत की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर कोई गुण हो। आज जरूरत है तो उस व्यक्ति की योजकस्य तत्र दुर्लभः, यानी योजना करने वाले व्यक्ति की। आपने एक योजना करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के इतिहास के पन्नों पर स्थापित करने का काम किया, तो हजारों साल की परंपरा को स्थापित करके एक विकसित भारत के लक्ष्य को आज इस विभाजन की विविधता के दिवस में ये वैसा देश है कि जहां पर हम करोड़ों लोगों का नरसंहार हमने अपने जीवन में देखा। हमने उन स्मृतियों को संजोए हुए ऐसे लोग जो सब कुछ घर द्वार बार छोड़ करके पैदल निहत्थे आए और भारत की महान संस्कृति में मेहनत करके दुनिया के शीर्ष स्तर पर जाकर के भारत के यथागान गौरव को सुशोभित कर रहे हैं। और जो 25 साल यानी जब हम शताब्दी मनाने वाले होंगे, यानी भारत के 100 वर्ष जब पूरे होंगे आजादी के, तो भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना में एक जीवन में संकल्प लेते हुए यहाँ से आज जाएंगे। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस पर इस संकल्प को लेकर के जाएंगे कि पूर्ण घंटम उज्ज्वल विषम विकसित राष्ट्र साकार प्रकट हो, सुखी सबल समरस भारत हो, एक दिशा में हो प्रयासरत राष्ट्र समूचा चले विजय पर। जय गुरु जय